आज हम लोग बायोलॉजी में अंतर संबंधी क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें वायवीय जाइलम फ्लोएम हो गया, धमनी सिरा हो गया, रक्त लसिका हो गया, लैंगिक जनन हो गया। तो इस सब में अंतर। तो सबसे पहले स्वपोषण और परपोषण में अंतर देखते हैं कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। तो स्वपोषण और परपोषण में बहुत सारे अंतर, इसमें 5 आपका अंतर दिया गया है। पहला है स्वपोषण। तो स्वपोषण को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, वही परपोषण जो है तो परपोषण को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। स्वपोषण जो है अपने भोजन के लिए अपने आप पर निर्भर रहता है, तो परपोषण भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषण के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं, लेकिन परपोषण के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं। स्वपोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, लेकिन परपोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और परपोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। इस तरह से आपको 5 अंतर है, याद रखना है कि स्वपोषण को ऑटोट्रॉप्स तो परपोषण को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। स्वपोषण अपने भोजन के लिए अपने आप पर निर्भर रहता है, तो परपोषण भोजन के लिए अपने आप पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि दूसरे पर निर्भर रहता है। फिर है स्वपोषण के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं, वही परपोषण है तो परपोषण के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं। स्वपोषण जो है आपका स्वपोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है, तो परपोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। और स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है, लेकिन परपोषण में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछता है कि हरे पौधे के लिए कौन से पोषण है, तो स्वपोषण है। स्वपोषण जो है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो स्वपोषण और परपोषण में अंतर याद रखिएगा। चलिए, स्वपोषण और परपोषण के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसको कहते हैं और अवायवीय श्वसन किसको कहते हैं, उसके बारे में पहले जानते हैं। दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन है उससे ऑक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन उल्टा पूछता है कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है, तो हम लोग इसके जवाब उल्टा कर देंगे। फिर है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जब ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तब वायवीय श्वसन होगा, और अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो अवायवीय श्वसन होगा। यानी कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन की बात करते हैं तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वही अवायवीय श्वसन है तो अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। फिर वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब वायवीय श्वसन है उसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, यानी CO2 एवं H2O का निर्माण होता है। लेकिन वही अवायवीय श्वसन है तो अवायवीय श्वसन में पायरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी जब हम लोग पूरे सांस को नहीं ले पाते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होता है, अवायवीय श्वसन की कंडीशन में हम लोगों को शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो याद रखना है। ऐसे वो क्या पूछ सकता है कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन किसको कहते हैं, तो बता सकते हैं कि ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन और अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गया, तो अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो गया। ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त हो गया तो उसमें कम हो गया। इस तरह से आगे फिर है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो जाइलम जो है, जाइलम का ताल्लुक जल से है और फ्लोएम का फल से है। तो जाइलम कहने का मतलब है कि जाइलम की कोशिका जो है वो मृत होती है, लेकिन वही फ्लोएम की कोशिका जो होती है वो जीवित होती है। जाइलम की कोशिका कैसे मृत होगी, फ्लोएम की कोशिका जीवित होगी। जाइलम है तो जाइलम में जल एवं घोलित खनिज का स्थानांतरण होता है। जाइलम में जल एवं घोलित खनिज का स्थानांतरण होता है। वही फ्लोएम है तो फ्लोएम में फल था तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम जो है, जाइलम में एक दिशीय बहाव प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जल जो है आपका जड़ से ऑब्जर्व किया, तो जड़ से ऑब्जर्व करेंगे तो एक क्या है, जाइलम जड़ से ऑब्जर्व किया तो जड़ से ऑब्जर्व करने के बाद क्या है, अब आपका शाखा तक जाएगा तो पुनः तो फिर जाएगा। तो जाइलम है उसमें द्विदिशीय परिवहन होता है, और जाइलम में एक दिशीय परिवहन होता है, क्योंकि जल जो है जल नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जर्व होता है, और फ्लोएम में दोनों कंडीशन में, क्योंकि पत्ती जो है खाना बनाता है, तो पत्ती जब खाना बनाता है तो जड़ तक पहुंचाएगा, फिर तो पुनः वापस आएगा, टहनियों तक पहुंचाएगा। तो जाइलम में एक दिशीय बहाव होता है तो फ्लोएम में द्विदिशीय बहाव होता है। जाइलम जो है, जाइलम में जल एवं घोलित खनिज का बहाव ऊपर की ओर होता है। क्यों, क्योंकि जल ये सब है तो नीचे से जड़ ऑब्जर्व करता है, यानी कि पानी को ऑब्जर्व कौन करता है, जल ऑब्जर्व करता है। तो इसीलिए जल एवं घोलित खनिजों का बहाव ऊपर की ओर
होता है। वही फ्लोएम में तो खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों तरफ का होता है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम में भी अंतर है। तो याद रखना है कि जाइलम की कोशिका मृत होती है तो फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम में जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण होता है तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम में एक दिशीय है तो फ्लोएम द्विदिशीय है। आगे बात करते हैं धमनी और शिरा में अंतर कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो धमनी और शिरा में बहुत सारे अंतर है, जैसे कि धमनी की दीवार जो होती है मोटी एवं लचीली होती है। धमनी की दीवारें मोटी एवं लचीली होगी। वही शिरा की दीवारें है तो पतली होती है। शिरा की दीवारें कैसी होती है? पतली होती है। फिर धमनी, तो धमनी के बीच का भाग, मध्य का भाग जो होता है स्तर होता है वो मोटा होता है, लेकिन शिरा के बाहरी स्तर मोटा होता है। फिर धमनी के भीतर कपाट नहीं होते। धमनी के भीतर जो है कपाट नहीं होते हैं, लेकिन जो शिरा है, शिरा के बीच कपाट पाया जाता है। शिरा के भीतर कपाट पाए जाते हैं। धमनी का रंग जो है गुलाबी या चटक लाल होता है। धमनी जो है उसका रंग कैसा है? तो गुलाबी है या चटक लाल है। वही शिरा का रंग जो है तो गहरा लाल है या नीला होता है। फिर धमनी रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है। धमनी जो है उसका काम क्या है कि ब्लड को हृदय से सभी अंग तक ले जाना, लेकिन शिरा इसका अपोजिट काम करता है, उल्टा काम करता है। शिरा क्या करता है कि रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाता है ना। फिर धमनी, तो धमनी जो है आपका, धमनी में रक्त दाब जो होता है उच्च होता है। धमनी जो है, धमनी में रक्त दाब उच्च होता है, और शिरा है तो शिरा में रक्त दाब निम्न होता है। तो इस तरह से धमनी और शिरा में अंतर है। तो हम लोग को एग्जाम में अगर पूछे तो कम से कम 2 अंतर जरूर लिखना है। फिर धमनी जो है इस शुद्ध रक्त को क्या करता है? परिवहन करता है, लेकिन शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त को क्या करता है? परिवहन करता है। तो ये भी याद रखना है। आपको लिखा नहीं गया फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसे 6-7 याद रहेगा तो उसमें से 4-5 तो आप लोग लिख ही सकते हैं। ऐसे भी जब डिफरेंट वाला क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें से कम 4 जो है और मतलब कि पॉइंट को लिखना है। आगे हम लोग जानते हैं धमनी और शिरा के बाद क्या है, तो रक्त और लसिका। रक्त और लसिका में क्या है? तो रक्त जो है, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, और लसिका का कोई रंग नहीं होता है। तो रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग होता है आपका लाल होता है। वही लसिका रंगहीन होता है तो क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाए जाते हैं। तो 2 अंतर हो गया कि रक्त लाल रंग का होता है, लसिका रंगहीन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाए जाते हैं। रक्त जो है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस मौजूद होते हैं, लेकिन लसिका में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। डब्ल्यूबीसी और क्या होते हैं? प्लेटलेटस अनुपस्थित होते हैं, है ना, सॉरी उपस्थित होते हैं, वो मिस्टेक है थोड़ा सा, और बाकी जो है आपका अनुपस्थित रह जाएगा, है ना। फिर रक्त में O2 अधिक होता है और CO2 कम होता है। रक्त में O2 जो होता है अधिक होता है और CO2 कम होता है, लेकिन लसिका में O2 कम होगा और CO2 अधिक होगा, CO2 की मात्रा अधिक होगी। वही बात करते हैं रक्त में, तो रक्त में पोषक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है, लेकिन लसिका जो है तो लसिका में पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। तो इस तरह से रक्त और लसिका में, तो रक्त का रंग कैसा था? लाल था। लसिका रंगीन था। लाल क्यों था? तो हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग लाल जो है आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। और रक्त में कौन कौन है? तो आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेटस भी है। चलिए ये था रक्त और लसिका में अंतर। हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे है आपका लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर। ये आज का लास्ट है। ऐसे आगे और भी आपको अंतर बताते रहेंगे जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, यानी कि जो एग्जाम में पूछता है वो सब अंतर हम आपको 3 से 4 वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है उसमें नर और मादा दोनों लेते हैं, जिससे स्त्री और मतलब कि स्त्री और पुरुष अलग अलग भाग लेते हैं, जैसे मनुष्य हो गया। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक भी विशिष्ट भाग लेते हैं, एक ही में आपका नर भी रहेगा और मादा भी रहेगा। वही लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री एवं समसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है एवं समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन अलैंगिक जनन है तो अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। फिर लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन में आपका युग्मक निर्माण एवं निषेचन होता है। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है एवं निषेचन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में इसका अभाव होता है। यानी अलैंगिक जनन में युग्मक एवं निषेचन का क्या होता है? अभाव होता है। आगे बात करते हैं, तो लैंगिक जनन जटिल एवं धीमी गति से होने वाला जनन है। लैंगिक जनन कैसे? जटिल है और धीमी गति से होने वाला जनन है। लेकिन वही बात करते हैं अलैंगिक जनन के, तो अलैंगिक जनन सरल एवं तीव्र गति से होने वाला जनन है। फिर लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन जनक की
जनक कोशिका में होता है। लैंगिक जनन जो है जनक कोशिका में होता है, लेकिन अलैंगिक जनन जो है वो आपको क्या है, जनक के कारिक कोशिका में होता है। तो इस तरह से हम लोग 5 से 6 अंतर आज देखे हैं। आगे हम लोग अगले वीडियो में पुनः और भी अंतर को देखेंगे। कल आप लोग को फिजिक्स का अंतर बताया गया था, आज आप लोग को बायोलॉजी का अंतर बताया गया है। ऐसे ऐसे आपको पूरा अंतर बता दिया जाएगा।